स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए देखते हैं हिंदी की श्रृंखला में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। ये क्लास यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी पेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है ये, और इस क्लास आपको सुबह रोज 10 बजे मिल जाएगी। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, होंठों की आकृति के आधार पर निम्न में कौन सा आवृतमुखी स्वर है। इसमें पूछा गया आवृतमुखी कौन सा स्वर है। बात करें होंठों के आधार पर, होंठों के आधार पर स्वर दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वृत्तमुखी और एक होता है आवृतमुखी। तो वृत्तमुखी वो होते हैं जिसमें बोलने पे मुंह गोल होता है। जैसे वृत्तमुखी के एग्जांपल के देख लेंगे। वृत्तमुखी में कौन कौन से आएंगे वृत्तमुखी में ऊ आएगा, छोटा ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा, ओ आएगा, औ आएगा, और एक आगत स्वर आएगा आ। तो ये वृत्तमुखी में आएंगे कौन कौन से? आगत स्वर आ गया, ऊ आ गया, बड़ा ऊ आ गया, ओ आ गया और बड़ा ओ आ गया। वृत्तमुखी जिसमें बोलने पर मुंह गोल होता है, जैसे ऊ गोल हो रहा है मुंह, तो इसमें वही वृत्तमुखी होते हैं। बात करें आवृतमुखी में कौन कौन से आएंगे? आवृतमुखी में कौन कौन से आएंगे जिसमें मुंह गोल ना हो बोलने पर? जैसे आ में नहीं हो रहा है, बड़ा आ, ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ए हो गया, बड़ी ए हो गया, ये सब आवृतमुखी है। तो इसमें पूछा गया कौन सा स्वर आवृतमुखी है, तो हो गया ई, और बाद बाकी सब वृत्तमुखी है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। ऑप्शन नंबर 1 परीक्षा, मुमूर्षु। ऑप्शन नंबर 4 परीक्षा। जैसे पूछा गया कौन सा शुद्ध है, तो बात करें इसमें शुद्ध वर्तनी, इसकी ये हो जाएगी मुमूर्ष। ये सही है मुमूर्ष, ना कि ये वाला गलत है। एक भी माँ पे छोटी ऊ की आएगी मात्रा और एक पे आएगी बड़ी मुँह की, तो ये वाला हो जाएगा मोमोस। देख लेंगे सही है। बात करें परीक्षा ऐसे लिखा जाता है, ये गलत है। परीक्षा होता है, इसमें बड़ी की मात्रा आती है, परीक्षा, ये वाला ठीक है। बात करें पुराना शब्दों की, जैसे बताएंगे परिस्थिति, परिस्थिति को बताएंगे ऐसे लिखा जाता है क्या। और एक शब्द और है वजीफा, वजीफा का शुद्ध रूप बताएंगे। तो परिस्थिति ये वाला गलत है, परिस्थिति में आएगी छोटी मात्रा आएगी, परिस्थिति में छोटी मात्रा आएगी रा पे भी। ये वाला परिस्थिति ठीक है, ऊपर वाला गलत है। ये वाला इसमें बड़ी की मात्रा आ रही, बुकी गलत है। वजीफा भी शब्द गलत है, वजीफा में नुक्ता का प्रयोग नहीं हुआ है। वजीफा में जा और फा पे नुक्ता का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें नुक्ता का प्रयोग करेंगे तब भी जाके ये ठीक होगा, ये वजीफा ठीक है। बात करें पुनः शब्दों की, जैसे और बताएंगे चार दीवार शब्द क्या ठीक है, चार दीवारी शब्द क्या ये ठीक है। और बताएंगे आप जिजीविसा, एक जिजीविसा बताएंगे ठीक है, जिजीविसा ये शब्द बताएंगे। तो ये शब्द गलत है, चार दीवारी नहीं होता, चार दीवारी होता है, चार दीवारी सब ठीक है, ना कि चार दीवारी। बात करें जिजीविसा की, जिजीविसा शब्द गलत है, जिजीविसा ऐसे नहीं लिखा जाता है। जिजीविसा को ऐसे लिखेंगे जिजीविसा, तो ये सब ठीक है जिजीविसा, और ना कि ये वाला बड़ी की मात्रा। इसमें जहाँ पे बड़ी की मात्रा आएगी एक पे छोटी आएगी शुरुआत वाले में, और बाद वाले पे बड़ी आएगी। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न वाक्यों में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। इसमें पूछा गया संज्ञा का क्या प्रयोग किया गया है। वाक्य लिखना भूल गए, वाक्य लिख देते हैं आपके लिए। वह इनमें से एक को जानता है, इसमें पूछा गया कौन सा संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। बताएंगे इसमें कौन सा संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। वह किया गया है किया गया है, इनमें किया गया है, या एक किया गया है। तो इसमें बात करें वह तो हो गया सर्वनाम हो गया, ये तो सर्वनाम हो गया, वह सर्वनाम हो गया, है तो संज्ञा है नहीं, तो इसमें प्रयोग किया गया एक। वह इनमें से एक को जानता है, तो इसमें एक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ गया। जैसे कैसे, एक बार लिख लेते हैं, वह इनमें से सचिन को जानता है, तो यहाँ पे एक की जगह पे आ रहा है सचिन। देख लीजिए ये सचिन संज्ञा शब्द है, तो वहाँ पे भी एक, वह इनमें से एक को जानता है, यहाँ पे आ रहा है वह इनमें से सचिन को जानता है। तो एक को संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करें संज्ञा के भेद के रूप में, मूल रूप से अगर पूछे
मूल रूप से भेद पूछे तो 2 होते हैं, मूल रूप से संज्ञा के भेद पूछे तो 2 होते हैं, अर्थ के अनुसार पूछे तो 5 होते हैं, अर्थ के अनुसार भेद पूछे संज्ञा के तो 5 होते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, सीधा शब्द में निम्न में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? सीधा शब्द को निम्न में किस रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं? क्रिया विशेषण के रूप में, संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में या विशेषण के रूप में? बात करें सीधा शब्द की, क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की तौर वह सीधा चल रहा है, सीधा चल रहा है। क्रिया विशेषण वो होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताए, जैसे सीधा चल रहा है, कैसा चल रहा है? सीधा। तो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग तो कर सकते हैं। बात करें इसमें विशेषण के रूप में, इसमें भी कर सकते हैं, जैसे सीधा मार्ग, मार्ग की विशेषता बता रहा है कैसा है? सीधा। तो विशेषण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो बात करें इसका किसमें नहीं प्रयोग कर सकते हैं? इसमें सर्वनाम के रूप में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर 3। बात करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में विशेषण पद कौन सा है? उपासना है, उद्गार है, आयतलोचन है या वंदना है? तो बात करें विशेषण शब्द, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं, 4 भेद याद रखेंगे, विशेषण के 4 भेद होते हैं। बात करें इसमें कौन सा विशेषण शब्द है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आयतलोचन। इसका मतलब होता है बड़ी, आयतलोचन मतलब होता है बड़ी बड़ी आंखों वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला, आंखों वाला या वाली। तो लोचन कैसे है? बड़े है, इसका मतलब हो रहा है आयत लोचन। तो ये विशेषण है। बात करें उपासना की, उपासना कैसा शब्द है? उपासना भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, उपासना ये भाववाचक संज्ञा है, और उद्गार भी भाववाचक संज्ञा है, वंदना भी भाववाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का हो जाएगा 3। बात करें कुछ अन्य शब्दों की, जैसे विशेषण बताइए बना के इन शब्दों से। चतुर से विशेषण बताइए, चतुर का विशेषण बताइए, चतुर का विशेषण बताइए, और जाति का बताइए विशेषण, जाति का विशेषण बताइए, और धर्म का बताइए विशेषण। तो चतुर में आप प्रत्यय लगा देंगे, चतुर में बता देंगे ई, चतुराई हो जाएगा इसका, चतुराई। जाति में लगा देंगे आप ये प्रत्यय, बन जाएगा जातीय। धर्म में ये प्रत्यय लगा देंगे, एक लगा देंगे तो बन जाएगा धार्मिक, धार्मिक। एक और शब्द देख लेते हैं, उसमें बताएंगे आप चमक से बताएंगे प्रत्यय, चमक से बताएंगे विशेषण क्या बनेगा। तो चमक में लगा देंगे ईला प्रत्यय, क्या लगा देंगे? ईला प्रत्यय, ईला प्रत्यय लगा देंगे चमक में, तो बन जाएगा चमकीला, क्या बन जाएगा? चमकीला। बात करने के लिए क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6, योग व्यक्ति ही पहचाना जाता है, इस वाक्य में योग शब्द क्या है? योग शब्द पूछा गया क्या है इसमें? परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है? इसमें पूछा गया योग की, जैसे योग किसी व्यक्ति का गुण है, ये योग, योग हो गया, कैसा व्यक्ति है? योग, योग व्यक्ति, ये गुण है किसी का। और जैसे व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, ये भी गुण है, कैसा व्यक्ति है? ईमानदार है। कंजूस व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति, ये भी गुण है व्यक्ति का, कैसा है? कंजूस है। या बुरा इंसान, कैसा इंसान है? बुरा इंसान है। तो इसमें हो जाएगा ये गुण है। बात करें इसमें संख्यावाचक में, संख्यावाचक विशेषण में 2 हो जाएंगे, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा एक, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा एक, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। निश्चित में कोई दे देगा कोई संख्या, 2 लड़के, 4 लड़के, इसमें बोल देगा कुछ लड़के, ये सब। बात करें सार्वनामिक विशेषण की, इसमें इसकी पहचान क्या है? जब संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आ जाए, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आ जाए तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। तो ये आ गया यहाँ पे सर्वनाम संज्ञा की जगह पे, तो यहाँ पे हो गया सार्वनामिक विशेषण। जैसे इसको क्या बोल सकते थे? वैसे क्या बोल सकते? पुस्तक ये मेरी है, तो इसको इसमें ये बोल सकते थे कि ये पुस्तक मेरी है, इसमें सार्वनामिक विशेषण है। बात करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7, भारत कहाँ से कहाँ आ गया है, रेखांकित क्रिया में किस भेद के अंतर्गत आएगी? रेखांकित क्रिया किस भेद में आएगी? पूछा गया भारत कहाँ से कहाँ आ गया, क्रिया इसको रेखांकित कर लेंगे आ गया में, पूछा गया कहाँ से कहाँ आ जाएगी। तो बात करें इसमें कौन सी क्रिया है? 2 आ रही, आ और गया। 2 क्रिया यहाँ पे आती है, वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है। जैसे वह खाना खा, एग्जाम्पल के तौर पर वह खाना खा रहा, खा और रहा 2 क्रिया आ रही है, वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है। बात करें अकर्मक सकर्मक की, सकर्मक की क्रिया को क्या लगा के देख लेते हैं, अगर क्या क्या लगा के जवाब मिल रहा है तो हो जाएगी सकर्मक। जैसे वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र
लिखता है, लिखता है। तो क्या लिख रहा है? पत्र। तो लिखना होगी एक अकर्मक सकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जैसे द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है इसमें? माता माँ ने माँ ने बच्चों को खाना खिलाया, खाना खिलाया। इसमें दुकर्मक क्रिया है, खिलाया है। जैसे इसमें एक हो गया कर्म, बच्चे हो गया कर्म, और एक खिलाया हो गया कर्म। एक बच्चे हो गया और एक खाना हो गया कर्म, एक खिलाया हो गया कर्म, सॉरी, एक खिलाया हो गया कर्म। तो इसमें दो कर्म है, जहाँ पे दो कर्म होते हैं वहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होती है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, माँ सुबह नाश्ता बनाती है। वाक्य में कौन सी क्रिया विशेष है? कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है या रीतवाचक है? तो इसमें बात करें सुबह, सुबह मतलब टाइम को दर्शा रहा है, इसलिए समय को दर्शा रहा है, इसलिए कालवाचक होगा इसमें। स्थानवाचक में कहाँ से जवाब मिलेगा? वह कहाँ जा रहा है, मतलब वह बाजार जा रहा है, कहाँ जा रहा है। रीतवाचक में कैसे कैसे का जवाब मिलेगा? जैसे उसे मैंने भली बात समझा दिया। कैसे समझा दिया? भली बात। परिमाण में क्या आ जाएगा? कितना। कितना से जवाब मिलेगा, मतलब कितना, कितना पानी चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए, ज़्यादा चाहिए, मतलब कितना से जवाब मिलेगा। तो इसमें हो जाएगा कालवाचक। 8वें का ये स्त्रीलिंग शब्द पहुँचानी है। इसमें पूछा गया कौन सा स्त्रीलिंग है? जुराब है, घाघरा है, पैजामा है, कसीदाकार है। तो इसमें पूछा गया स्त्रीलिंग। तो बात करें स्त्रीलिंग की। अच्छा, अच्छा या अच्छी लगा के देख लेंगे। अच्छा अच्छी लगा के देख लेंगे। मेरा मेरी लगा के देख लेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए। ये सब लगा के देख लेंगे। तो अगर जवाब मिल रहा है अच्छा से तो हो जाएगा पुल्लिंग, अच्छी से मिल रहा है तो स्त्रीलिंग, मेरा से मिल रहा है तो पुल्लिंग, मेरे से मिल रहा है तो स्त्रीलिंग। तो बात करें इसमें जुराब जो है हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं। अच्छी जुराबें, ना कि अच्छा जुराब। जुराब मतलब होता है मोजे, मोजा। जुराब मोजे को बोलते हैं, मोजे को बोलते हैं जुराब। तो अच्छा अच्छा मोजा नहीं होते, अच्छे मोजे होते हैं। घाघरा, ये भी पुल्लिंग हो गई, और पजामा भी पुल्लिंग हो गया, कसीदाकार भी पुल्लिंग हो गया। तो ये सब पुल्लिंग शब्द हो गए। बात करें क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की। जैसे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। कौन सा शुद्ध इसमें पूछा गया? लिंग की दृष्टि से। सम्राट क्या क्या सम्राट, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग इसमें पूछा गया कौन सा सही है? सम्राट का क्या सम्राट्री बन जाएगा, वीरांगना का वीरांगना बन जाएगा, गोप का गोपनी बन जाएगा, या सुलोचना का सुलोचन का सुलोचना बन जाएगा। तो इसमें पूछा गया कौन सा एक लिंग शुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुलोचना का सुलोचन का सुलोचना। ये ठीक है। सम्राट का सम्राट्री होता नहीं, इसका होता है सम्राज्ञी, सम्राज्ञी। तो वीरांगना किसका होता है? वीर का। वीर हो गया मेल, इस पुल्लिंग, ये वीरांगना हो गया, इसका बनेगा स्त्रीलिंग, वीरांगना बनेगा। गोप का गोप नहीं होता, गोप का होता है, गोप का होता है, इधर लिख देते हैं। गोप का बनेगा, गोप का बनेगा गोपी, स्त्रीलिंग। बात करें कुनल शब्दों की, देख लीजिए और शब्द बताएंगे आप लोग। माली का बताएंगे, माली का बताएंगे, सॉरी, माली, माली का स्त्रीलिंग बताएंगे आप। प्रिय का बताएंगे स्त्रीलिंग, माली का हो जाएगा मालिन, मालिन। प्रिय का हो जाएगा प्रिय, प्रिया। पठान का बताएंगे आप स्त्रीलिंग, पठान का, पठान का बताएंगे स्त्रीलिंग, पठान का, पठान का हो जाएगा पठानी। इंद्र का बताएंगे, इंद्र का, इंद्र का बनाएंगे स्त्रीलिंग, इसका बन जाएगा इंद्राणी, इंद्राणी। कर्ता का, कर्ता का बताएंगे आप लोग, कर्ता का बताएंगे। जहाँ पे ता आ जाए वहाँ को उसको त्री में, ता को त्री में बदलते हैं, इसका हो जाएगा कत्री। जैसे विधाता आ गया उसको बदलेंगे विधात्री। बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, चादर का बहुवचन कौन सा हो गया? चादर का बहुवचन पूछा गया। चादर हो गया, चादरों होगा, या चादरें होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका पूछा गया बहुवचन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 11 का हो जाएगा 3। चादरों क्यों नहीं होगा? चादरों ये तिर्यक रूप है, तिर्यक रूप है, ये तिर्यक रूप है बहुवचन का। आपको पूछा गया सिर्फ साधारण बहुवचन पूछा गया, ये हुआ चादरों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे आप, तिर्यक रूप का, तिर्यक रूप होता है जहाँ पे कारक विभक्ति आ जाए। जैसे चादरों को धुलने के लिए दे दो, धुलने के लिए दे दो, मतलब इसमें देखो चादरों के बाद आ रहा है कारक, आ रहा है इसमें विभक्ति आ रही को। यहाँ पे त्रिक रूप होता है जहाँ पे कारक शब्द के बाद
कोई एक कारक व्यक्ति आएगी, वहाँ पे होता है स्त्रीलिंग रूप। बात करें अगले क्वेश्चन की। मुख्य अतिथि के सम्मान में ये आयोजन किया गया। रेखांकित में कारक बताइए। इसमें रेखांकित कर लेंगे सम्मान में ये आयोजन किया गया। इसमें कारक पूछा गया। अधिकरण है, कर्ता है, कर्म है, संप्रदान है। तो मैं की विभक्ति किसकी होती है? अधिकरण की होती है मैं और पर। मैं और पर। अधिकरण की विभक्ति होती है कर्ता की होती है, ने इसकी विभक्ति होती है कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए इसकी विभक्ति होती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 13 का हो जाएगा ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। रचना शब्द किसका योगदान नहीं होता? रचना शब्द में किसका योगदान नहीं होता? प्रत्यय का नहीं होता, पद का नहीं होता है, धातु का नहीं होता है, उपसर्ग का नहीं होता है। तो बात की इसमें किसका योगदान नहीं होता शब्द में? प्रत्यय क्या होता है धातु का होता है उपसर्ग का होता है, पद का नहीं होता। जैसे प्रत्यय का कैसे होता है? आप लगा देंगे चतुर में लगा देंगे आप, चतुर में लगा देंगे राय प्रत्यय, तो बन जाएगा चतुराई शब्द। तो प्रत्यय का तब प्रयोग होता है, लग गया प्रत्यय राई। और बात करें धातु का, धातु मतलब खा, मूल धातु होगी खा, और इसमें लगा देंगे ना क्रिया लगा देंगे, बन जाएगा खाना। तो धातु का भी प्रयोग हो गया। बात करें उपसर्ग का प्रयोग देख लेते हैं। जैसे अध्यक्ष शब्द है, इसमें हो गया अधि धन अच, तो हो गया इसमें उपसर्ग का भी प्रयोग हो गया। बात करें इसमें पद का प्रयोग नहीं होता है। तो 14 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। बात करें 15वें क्वेश्चन का। पृथ्वी का विलोम पूछा गया है। आकाश होगा, पाताल होगा, गोचर होगा, लौकिक हो गया। तो ये तो सिंपल है, पृथ्वी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आकाश। गोचर का क्या हो जाएगा? अगोचर विलोम हो जाएगा। लौकिक का हो जाएगा अलौकिक अलौकिक हो जाएगा। बात करें कुछ अन्य शब्दों की, बताइएगा आप। जैसे पुरस्कृत, पुरस्कृत का विलोम बताएंगे आप लोग। चेतना का बताएंगे आप विलोम। थोक का विलोम बताएंगे। पुरस्कृत मतलब पुरस्कार करना, इसका होता है दंडित, दंड देना, दंडित। चेतना का हो जाएगा मूर्छा। थोक का हो जाएगा फुटकर या खुदरा, फुटकर या खुदरा। बात करें अगले और शब्दों की। जैसे निरक्षर का बताएंगे। निरक्षर मतलब बिना पढ़ा लिखा, इसका हो जाएगा साक्षर। तो ये सब देख लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अनाज का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, कौन सा नहीं हुआ? चाह, सस्य है, सलील है या रूपा है? तो रूपा तो कोई शब्द होता ही नहीं, इसका तो हो ही नहीं सकता। ये बात करें अनाज के शब्दों की। जैसे अनाज किसको बोलते हैं? सस्य को बोलते हैं, और इनके शब्द हो जाएंगे पर्यायवाची। गल्ला हो जाएगा अनाज का, धान्य हो जाएगा, धान नहीं धान्य, ये हो जाएगा। बात करें चाह की, चाह के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? इप्सा, विप्सा, अभिप्सा, लालसा, मनोरथ, कामना, ये सब चाह के हो जाएंगे। बात करें सलील की, ये किसका है? सलील मत का जल को बोलते हैं, इसका हो जाएगा जल हो जाएगा। पानी बोल सकते हैं, नीर बोल सकते हैं, तोय बोल सकते हैं, उदक बोल सकते हैं, अम्बु बोल सकते हैं, ये सब अम्बु बोल सकते हैं, ये सब इसके हो जाएंगे सलील के। तो इसका हो जाएगा अनाज का हो जाएगा सस। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17। वाक्यांशों को शुद्ध न वाक्यांश जो शुद्ध ना किया गया हो उसे संक्षेपित रूप से एक ही शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द से पूछा गया, कौन सा है? वाक्यांश जो शुद्ध ना किया गया हो उसे संक्षेपित रूप में एक ही शब्द व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है? नित्यज्ञ है क्या? उत्तराधिकारी है? अपमार्जित है या अग्रज है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का हो जाएगा अपमार्जित। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नीतज्ञ कौन होगा? जो नीतियों को जानता हो, नीतियों को, जिसे नीतियों का ज्ञान हो, वो हो जाएगा नीतज्ञ। उत्तराधिकारी किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का मालिक जो होता है वो होता है उत्तराधिकारी। बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18। संग्रहालय का संधि विच्छेद पूछा गया, कौन सा होगा? इसमें हलंत लगा देंगे, हलंत नहीं लगा। सम धन गृह धन आलय, या सम गृह आलय, सत गृह आलय या सत गृह अलय। तो इसमें पूछा गया कौन सा संधि विच्छेद इसका सही होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सम गृह धनालय। जैसे संसार का होता है समधनसार, समधनसार, व्यंजन संधि का उजागर है समधनसार। और कुछ शब्दों को देख लेंगे। जैसे आप बताएंगे अब्ज, अब्ज का संधि विच्छेद बताएंगे। अब्ज हो गया, बागीस हो गया, अजंत हो गया। तो अब्ज का हो जाएगा अपदन
जा, ये व्यंजन संधि होगी इसमें। बाकी इसका हो जाएगा बाकधनीस, बाकधनीस, इसमें व्यंजन संधि हो गई। अजंत का बताएंगे, अचदन अंत हो जाएगा, अचदन अंत, इसमें व्यंजन संधि हो गई। देख लेंगे। अब का हो जाएगा अपदन जा, बाकी इसका हो जाएगा बाकधन ईस, अजंत का हो जाएगा अचदन अंत, इसका हो जाएगा 18 का ए। बात करेंगे क्वेश्चन की 19 नंबर। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त बोलते हैं, मिश्र बोलते हैं, सरल बोलते हैं, विधान वाक्य बोलते हैं। जिसमें इसलिए जुड़ा हो, और जुड़ा हो, क्योंकि जुड़ा हो, लेकिन या परंतु, तो इनको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। ये दो वाक्यों को और, क्योंकि, लेकिन, इसलिए, परंतु आदि शब्दों से जोड़ते हैं वो, ये सब संयुक्त वाक्य में आते हैं। बात करें मिश्र वाक्य की, इसका आंसर होगा ये। बात करें मिश्र वाक्य की, ये की से जोड़ते हैं दो वाक्यों को। सरल वाक्य में मतलब एक उद्देश्य एक विधेय होता है, वहाँ पे सरल वाक्य होता है। तो 19 का हो गया ए। बात करें 20 नंबर की। निम्न वाक्यों में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? इसमें पूछा गया कौन से वाक्य में त्रुटि रह गई है। यहाँ से शुरू हो रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है। इसमें पूछा गया कौन से वाक्य में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर 1 को ठंडक पहुंचती है, ऑप्शन नंबर बी कुछ लोगों को, ऑप्शन नंबर 3 बदला लेने से कलेजे, ऑप्शन नंबर 4 लगता है कि। तो इसमें पूछा गया कहाँ से त्रुटि रह गई है, तो इसमें त्रुटि है, ये की नहीं होगा, ये छोटा वाला की होगा, ना कि ये वाला की गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जैसे इसकी का मतलब क्या होता है, ये वाला की संबंध दिखाता है, संबंध दर्शाता है किसी के प्रति। जैसे ये देख लेंगे, ये संबंध दिखाता है, ये राम की कार है, राम की कार है। तो ये संबंध दिखा रहा है किसकी कार है, राम की। तो ये वाला की है, बड़ी की मात्रा जिसमें आती है वो संबंध दिखाता है, और छोटी की मात्रा होती है वो दो वाक्यों को जोड़ता है। तो इसमें यही वाला आएगा, छोटी वाली की आएगा इसमें, छोटी की मात्रा जिसमें होगी, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करें 20 नंबर की। 21 नंबर की कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, ऑप्शन नंबर 3 आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, ऑप्शन नंबर 4 आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। तो इसका आंसर हो जाएगा विचित्र बुद्धि होती नहीं है, अलौकिक बुद्धि होती नहीं, दैवीय बुद्धि होती नहीं, इसका मतलब होता आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। आधुनिक भारत में नवयुवकों को, इसको अरेंज करना है आपको। आधुनिक भारत में नवयुवकों को, इसको छोटा कर लेते हैं। ये वाला तो एच रहेगा 1 नंबर और 6 नंबर ये। अब आपको अरेंज करना है। आधुनिक भारत में नवयुवकों को क्या करना पड़ता है, अरेंज करेंगे आपको सही को। इसमें लगेगा अल्लाह पहले आएगा। आधुनिक भारत में नवयुवकों को रोजगार केंद्रों की दिनों दिन खाक छान कर भी निराश होना पड़ता है। मतलब ला आ जाएगा और बा आ जाएगा, फिर या आ जाएगा, और फिर आधुनिक भारत के नवयुवकों को रोजगार केंद्रों की दिनों दिन खाक छान कर भी निराश होना पड़ता है तथा सामाजिक और आर्थिक चिंताओं से हर समय फाड़ खाने को दौड़ती हैं। तो इसका अरेंज हो जाएगा, ला आ जाएगा, बा आ जाएगा, फिर बाद में फिर या आ जाएगा, फिर रा आ जाएगा। तो इसका ये अरेंज होगा। आधुनिक भारत में नवयुवकों को रोजगार केंद्रों की दिनों दिन खाक छान कर भी निराश होना पड़ता है, और तथा सामाजिक और आर्थिक चिंताएं उसे हर समय फाड़ खाने को दौड़ती हैं। तो इसका हो जाएगा ला, वा, या और रा। बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 23 नंबर। विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। ऑप्शन नंबर 1 विवाह केवल स्त्री और पुरुष के गृहस्थ जीवन का परिवेश ही नहीं है, बल्कि ये जीवन को देने का अवसर है। इसके बाद देश है। तो इसमें पूछा गया इसको भरें क्या है। ऑप्शन नंबर 1 देख लेंगे। विवाह केवल स्त्री और पुरुष के गृहस्थ जीवन में प्रवेश का ही सा प्रसंग नहीं, बल्कि यह जीवन को संपूर्णता देने का अवसर। ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे। विवाह केवल स्त्री और पुरुष के गृहस्थ जीवन का प्रवेश ही ऑप्शन नंबर देख लें, प्रवेश ही माध्यम नहीं है, बल्कि यह जीवन को डैश नतीजा देने का अवसर है। तो ये तो गलत हो गया। विवाह कोई माध्यम थोड़ी होता है गृहस्थ जीवन के प्रवेश का, नतीजा भी नहीं होगा इसमें, जीवन को नतीजा देने का अवसर, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 देख लेंगे। विवाह केवल स्त्री और पुरुष के गृहस्थ जीवन का माध्यम साधन थोड़ी है कोई, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 देख लेंगे। विवाह केवल स्त्री और पुरुष के गृहस्थ जीवन में प्रवेश का ही शुरुआत
शुरुआत नहीं हो सकता, ये भी गलत है। शुरुआत का गृहस्थ जीवन की प्रवेश का ही शुरुआत नहीं है, शुरुआत थोड़ी है। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका होगा विवाह केवल स्त्री और पुरुष के गृहस्थ जीवन में प्रवेश का ही प्रसंग नहीं है, बल्कि ये जीवन को संपूर्णता देने का अवसर है। तो इसका ये होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसंग और संपूर्णता। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 24, कुरुक्षेत्र कविता में किस रस का प्रयोग किया गया है? कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? वीर है, श्रृंगार है, करुण है या वात्सल्य है? तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई आपने सुनी होगी, तो उसमें वीर रस है। वीर रस का स्थायी होता है उत्साह, श्रृंगार का होता है रीति, करुण का होता है शोक, वात्सल का होता है अपनी माँ का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल बोलते हैं, माँ का बच्चे के प्रति। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25, मंगल करिन कली मलहरन तुलसी कथा रघुनाथ की में इसमें छंद पूछा गया कौन सा है? चौपाई है, हरगीत का है, रोला या मालनी है? तो मात्रा गिन लेंगे, मंगल में गिन लेंगे, एक, गा में एक, इसमें भी एक, का में एक, इसमें इसमें एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, मल में एक, एक एक, हरिन में एक, एक एक, तुलसी में एक, सी में दो, कथा में एक, का में एक, था में दो, रघुनाथ में एक, ना में दो, था में एक। तो गिन लेंगे, का में एक, का में दो हो जाएगी। तो गिन लेंगे कितनी होगी मात्राएं, गिन लेंगे, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 और 26 और 2 28। 28 मात्राएं किसमें होती हैं? हर गीतिका में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? गीतिका में होती हैं 26 मात्राएं, और ये दोनों सममात्रिक छंद है। गीतिका और गीत का सममात्रिक छंद है। बात करें चौपाई में कितनी होती हैं? चौपाई में भी होती हैं 16 मात्राएं, ये भी सममात्रिक छंद है। बात करें अगले क्वेश्चन की, आज का लास्ट क्वेश्चन, मैत्री शरण गुप्त की कृति नहीं है, कौन सी नहीं है? जयद्रथ, यशोधरा, नील देवी या साकेत? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाद बाकी सारी ये मैत्री शरण गुप्त की है। बात करें नील देवी किसकी है? ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर क्लास को लाइक करें, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। रोजाना आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही मिलते रहेंगे। सुबह 10 बजे चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।